हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग मोलर चालकता पढ़ चुके थे। मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध के बारे में। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, उसको हम समझेंगे। तो हमने आपको बताया कि मोलर चालकता होती क्या है। ठीक, आप लोगों ने इसको याद किया होगा, तैयार किया होगा कि मोलर चालकता क्या होती है, पढ़े होंगे, कई दिन छुट्टी भी थी। ठीक ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग मोलर चालकता पढ़ चुके थे। यहाँ पर हम लोग को समझा, इसमें क्या समझना है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो चलिए लिखते हैं इसके संबंध के बारे में कि मोलर चालकता शायद आप लोगों को हम बताए थे कि मोलर चालकता को किसी से व्यक्त किया जाता है। हाँ, लेमडा एम से इसको व्यक्त किया जाता है। हाँ, लेमडा एम या फिर न्यू से व्यक्त किया जाता है इसको। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताया था कि इसको इससे व्यक्त किया था। इसको हम लोग क्या करेंगे, सब फार्मूले के रूप में जब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा कप्पा इंटू 1000। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, मोलरता दी गई है सबसे पहले चीज, मतलब कि मोलर की हमें ज्ञात करना है, किसमें ज्ञात करना है, तुल्यांकी चालकता में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल यम। ठीक, अब इसी तरीके से तुल्यांकी चालकता जब निकालेंगे, तुल्यांकी चालकता। ठीक, तो शायद तुल्यांकी चालकता को किसी से भी व्यक्त किया गया, व्यक्त करने को हमने बताया था कि जैसे अगर हम सिर्फ इसको लेमडा से, आप लोगों ने पूछा भी था कि अगर सिर्फ लेमडा ही लिख दे तो कोई दिक्कत होगी, तो हमने बताया था नहीं, लेमडा बार बार बदलता रहेगा इसी पहलू में। ठीक, तो तुल्यांकी चालकता अगर दिया गया है तो क्या लिखा जाएगा तब, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, हाँ, लेमडा ई क्यू, इससे इसको व्यक्त किया जाता है। ये हमने आपको बताया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, कप्पा इंटू एम। ठीक, ये हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको नोट कर लिए तो फिर आगे हम बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये तो अलग अलग फार्मूले हो गए, किसकी, मोलर चालकता की और तुल्यांकी चालकता की, तुल्यांकी चालकता की। ठीक है, अब हम लोग समीकरण, हाँ, एक हुआ दो या दो या एक से, हाँ, भाग करने पर। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल एम अपॉन, हाँ, लेमडा अपॉन लेमडा इक्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों हमारा सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, कटेगा तो ये ना पाने आएगा, ये ऊपर जाएगा। हाँ, तो इसको हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखिए कि एन क्या है और एम क्या है। लिखिए इसमें एन, यहाँ पे जो दिया गया वो है विद्युत अपघट्य। अच्छा, हाँ, नोट करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए इसमें, लिखिए कैपिटल एन बराबर विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक, फिर लिखिए कैपिटल एम बराबर विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ हमें पता चला स्मॉल एम ओ कैपिटल एन और कैपिटल एम के बारे में। ठीक है, अब इसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका अणुभार। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया ना आपको कि ग्राम विद्युत अपघट्य के ग्राम मोलों को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका अणुभार, और यहाँ जो मोलों की संख्या, ये आपका तुल्यांकी भार के रूप में कार्य करेगा, और ये दोनों बराबर हो जाएगा यन के, और यन यहाँ पे क्या है, संयोजकता।
हम्म, ठीक। संयोजकता गुणांक भी कह सकते हैं, संयोजकता अणुभार भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका तब बनकर के आएगा, नया फार्मूला जो बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, चलिए इसको नोट करें तो फिर इसको आगे बताएं हम, आगे लिखें इसको। इसको आप अणुभार भी कर सकते हैं और गुणांक भी, ध्यान रखिएगा। और इसमें आपके जो फार्मूले का सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है, उसी यही पर है कि लेमडा एम इज ओ, हाँ, लेमडा एम इज इक्वल टू एन इंटू ई क्यू। ठीक, ये इसका मेन फार्मूला, क्योंकि यहाँ आपको पता है एम क्या है यहाँ पर, मोलर चालकता, और ये क्या है, तुल्यांकी चालकता। तो दोनों के बीच में जो संबंध है किसकी है, संयोजकता के गुणांक के लिए संबंध बताया गया है। ठीक है, कि संयोजकता जो दोनों को डिवाइड करेंगे तो संयोजकता का गुणांक निकलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमें मोलर चालकता इंटू संयोजकता गुणांक इंटू तुल्यांकी चालकता निकलेगी, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, संयोजकता का गुणांक गुणे तुल्यांकी वो मोलर चालकता निकलेगी। यही संबंध इसमें हमें बताया गया, यही संबंध पूछ रहा था, ये आपके 1 नंबर के ओमार में पूछा जाता है यही चीज, कि मोलर चालकता का तुल्यांकी चालकता में संबंध बताइए। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग समझेंगे आज चालकता के मापन के बारे में, कि चालकता का मापन क्या होता है और चालकता का मापन कैसे किया जाता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई चालक है, यानी चालक हो जिसके अंदर आवेश होता है। ठीक है, अब जिसके अंदर आवेश होता है उसको मापने के लिए हर एक प्रकार के यंत्र बनाए गए हैं। ठीक, जैसे अभी आपने देखा होगा विद्युत को मापने के लिए व्यवस्था की गई है वोल्ट मीटर का। ठीक है, वोल्ट मीटर की व्यवस्था की गई है, एमीटर की व्यवस्था की गई है। ठीक, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे घर में कितनी भारी मात्रा में बिजली की सप्लाई हो रही है, 220 वोल्ट है कि 240 वोल्ट है, कितने वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग चालकता के मापन को कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। ठीक, लेकिन चालक के मापन तो कि आवेश, यानी कि एक तरीके से एसी और डीसी करंट को देख सकते हैं। ठीक, लेकिन वही अगर ये देखा जाए कि किसी विलयन के माध्यम से, ठीक है, किसी विलयन के माध्यम से कितनी मात्रा में चालकता का मापन किया जा सकता है, कोई विलयन, जिससे आपको हमने बताया ना कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एचसीएल का कोई एक मतलब एनएचसीएल का जलीय विलयन हो, तो उसमें कितनी मात्रा में एक तरीके से चालन की व्यवस्था हो सकती है। तो उसके लिए बताया गया जाता है चालकता के मापन के लिए कि किसी विलयन की चालकता प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ जो आपको बताएगा कि किसी विलयन की जो चालकता है किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर। यानी कि अगर प्रतिरोध घटता है तो चालकता क्या होगी, घटेगी, और अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता भी बढ़ेगी। क्योंकि सीधे बता दिया कि विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर ही निर्भर करेगी। अगर चालकता में कोई भी परिवर्तन होता है, घटता बढ़ता या कुछ भी एक तरीके से होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें इसमें समझेंगे कि उसके जो प्रतिरोध है उसमें भी परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, और साथ साथ ये बताया कि विलयन का जो प्रतिरोध है, ठीक है, विलयन का जो प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात कर लें एक तरीके से, कि अगर विलयन का प्रतिरोध हम लोग ज्ञात कर सकते हैं तो उसी तरीके से हम लोग उसी चालकता को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बताता है कि अगर किसी भी विलयन की हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध को ज्ञात कर लें। ठीक, यानी कि प्रतिरोध यानी आर को बताया जाता है एक तरीके से, प्रतिरोध यानी ओम को जो व्यक्त करता है उसको ज्ञात कर लें तो उसकी चालकता भी हमें क्या हो जाएगी, अपने आप पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाती है, इसके बारे में आपको फार्मूला बताया गया है ओम के नियम से, जिसमें आपने फार्मूला पढ़ा है ओम के नियम से। ओम का एक फार्मूला होता है बी इक्वल टू आई आर के रूप में। ठीक है, इसके बी, जिसमें आपका धारा, जैसे आपका एक बी होता है, आर होता है, और आई के रूप में फार्मूले के रूप में होता है, जिसमें आपको क्या बताया जाता है वोल्ट प्रतिरोध और एम्पियर, यानी कि धारा के रूप में इसमें क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ यही बताया था कि किसी विलयन की चालकता प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो हम इसे चालकता के मापन के माध्यम से इसको समझते हैं। अब चालकता के मापन करते किस तरीके से है, किसके माध्यम से किया जाता है, उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, बताया है किसी विलयन का प्रतिरोध, बताया है कि किसी विलयन का प्रतिरोध, अगर किसी विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें व्हीट स्टोन ब्रिज विधि होती है। ठीक है, ये एक ऐसी विधि है, इसको भी आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक ऐसी विधि है जिसमें बताया था कि अगर धारा इस मतलब इस ब्रिज के अनुसार, इस किसके व्हीट स्टोन ब्रिज के अनुसार अगर किसी में धारा प्रवाहित की जाएगी तो दोनों धाराएं एक तरीके से समांतर प्रकार करेंगी। ये ध्यान रखिएगा। अभी आगे हम लोग सिद्ध भी करेंगे और बताएंगे पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान एस के रूप में कार्य करती है, या इस तरीके से रहेगी
P अपान Q के रूप में, P अपान Q के बराबर R अपान S के रूप में कार्य करती है। तो इस तरीके से रहेगी, या इसमें ST के रूप में भी दे दिया जाता है, मतलब ABCD अपान EF किसी भी रूप में इसको दे दिया जाएगा। इसमें आपको यही बताया कि ये ब्रिज इस तरीके से दूसरे ब्रिज के माध्यम में क्या है, बराबर कार्य करती है। तो यहाँ ये इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ बताया कि व्हीट स्टोन ब्रिज ब्रिज द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज में हम लोग जानेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज ब्रिज का निर्माण या कैसे इसके बारे में सोचा गया। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, सैमुअल अंटरक्रिफ्ट, ठीक है, जो कि 1833 में इसके बारे में पहली बार इसके बारे में बताया, इस ब्रिज के बारे में बताया, इस सेतु के बारे में बताए। ठीक, लेकिन फिर उसके बाद सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसके नाम को परिवर्तित किया, मतलब इनके नाम से इसको जाना गया। क्यों जाना गया? क्योंकि इन्होंने इसको और मात्रा में, मतलब और भारी मात्रा में इसमें परिवर्तन किया, परिकृषित करके, यानी कि नव निर्माण करके, नया निर्माण, जो पुराना इनकी पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, परिकृषित करके और उन्नत के तरीके से इसको क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक, और आगे बढ़ाया गया, जिसके कारण से यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें अच्छी तरीके से मतलब जानकारी मिल सकी। यहाँ पर जो उन्होंने बताया था पूरी जानकारी नहीं दे पाई, जैसे ऐसा समझिए कैसी जानकारी कैसे नहीं जानकारी, जिससे आप ऐसे समझिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो रदरफोर्ड का प्रोंग मॉडल था, ठीक है, तो उसको बाद में और सारे चेंज किए गए उसमें, तो बोर का मॉडल आ गया। ठीक है, आधुनिक और पुरानी जो प्रायोरिटी टेबल था वो आधुनिक प्रायोरिटी टेबल में परिवर्तित होता चला गया। तो उसी तरीके से जो सैमुअल हंटरक्रिफ्ट थे, उन्होंने जब इस ब्रिज के बारे में बताया तो उनके देखिए उन्हीं के नाम से भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इनके नाम से भी इस चीज में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, कि इन्हीं के नाम से ब्रिज पड़ गया। जैसे इनका नाम था ना सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, उन्हीं के नाम से, क्योंकि उन्होंने इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए, बहुत सारे परिवर्तन, यानी कि नई नई चीज में खोजते गए और समझते गए कि धारा को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, जिससे कि दोनों धाराएं एक तरीके से कार्य करती चली जाए, समान रूप से कार्य करती चली जाए। तो इस तरीके से इसमें क्या किया गया, इसको बताया गया। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। तो ये हो गया आपका चालकता के मापन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चालकता सेल के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से तुम्हारे मापन के बारे में बताया गया। अब ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी लाइन की चालकता प्रतिरोध पर ही निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोध घटेगा तो चालकता घटेगी। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब चालकता सेल शुरू करेंगे तो उसमें आपके सेल के बारे में बताया जाएगा, तो उसमें जब चालकता बढ़ती जाएगी, प्रतिरोध उसमें हो सकता है घटे, कहीं प्रतिरोध बढ़े। ठीक है, मतलब किस किस पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा उसी के अनुसार चालकता घटेगी और बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग शुरू करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.